हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना या इलेक्ट्रिसिटी दे के केमिकल रिएक्शन करवाना। नहीं समझ में समझते? सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें अगर हम, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, इसको हम गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। तो जहां पे भी गैल्वेनिक सेल नाम सुनेंगे आप, तो मतलब क्या उसका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम दो तरीके के सेल पढ़ते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिससे हम क्या करते हैं, जिसमें हम कोई रिएक्शन करवाते हैं और उसके थ्रू बिजली प्रोड्यूस होती है, यानी करंट प्रोड्यूस होती है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम क्या होता है कि हम बिजली दे के कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, यानी इसी चैप्टर में थोड़ा बीच में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम करंट को प्रोड्यूस करते हैं। current is produced by performing chemical reaction। केमिकल रिएक्शन करवा के बिजली को प्रोड्यूस कराने को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी इट इज अ डिवाइस दैट प्रोड्यूसेस करंट बाय परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके जो डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसे आपके घर में इन्वर्टर लगा है, इन्वर्टर में क्या होता है, इन्वर्टर में आप जब चार्ज करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं और केमिकल रिएक्शन हो रही है। तो वो क्या है, वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। मगर जब इन्वर्टर आपके घर में सप्लाई करता है पावर, तो उस टाइम वो क्या करता है, वो केमिकल रिएक्शन करवाता है और बाकी आपके घर में करंट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। आपके घर के लिए करंट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है बेसिकली, अगर हम देखें तो देखो, इसमें दो कंटेनर होते हैं, ठीक है। अब रिएक्टिविटी याद रखना आपको, कौन कौन ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो ये रिएक्टिविटी होती है। अब देखो होता क्या है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल है वो इजीली रिएक्शन कर लेगा एज कम्पेयर टू लेस रिएक्टिव मेटल। जैसे आप अगर हम उठाएं एग्जांपल में, सोडियम है Na और लेट्स से कॉपर है, ठीक है, कॉपर है। अब अगर हम बोल रहे हैं ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आया, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अगर वो रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, उसके मतलब मान लो हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन का, लेट्स से एक एटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन किस पे अटैक करेगा, कॉपर पे कि सोडियम पे? तो ये उस पर अटैक करेगा जो इजीली इसको इलेक्ट्रॉन दे सके, है ना। जो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, ये उससे रिएक्ट करेगा। अब देखो सोडियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है ना। जितना ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो उतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। मतलब रिएक्टिविटी मतलब क्या है कि कौन कितना जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे सोडियम देखो ज्यादा रिएक्टिव है टेबल के हिसाब से, तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na2O। अगर कॉपर होता तो ये बनना था CuO, मगर क्योंकि कॉपर ज्यादा रिएक्टिव नहीं है तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, उससे पहले सोडियम रिएक्शन करके कंपाउंड बना लेगा। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये ऑक्सीजन जो होता है इसकी वैलेंसी होती है 6, मतलब इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, इसकी वैलेंसी होती है 2, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन पहले दे रहा है, सोडियम, ठीक है। तो वो सोडियम के साथ रिएक्शन करके अब कंपाउंड फॉर्म कर लेगा। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो कम रिएक्टिव मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, अगेन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रोड होता है। जैसे अगर हम बात करें डैनियल सेल की, है ना, डैनियल सेल क्या है, एक तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या एक तरीके का गैल्वेनिक सेल है ना, जिसको डैनियल ने डिजाइन किया था, एक साइंटिस्ट थे डैनियल, उन्होंने डिजाइन किया था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिंक इलेक्ट्रोड ली, उसको डिप किया सॉल्यूशन में ZnSO4। तो इलेक्ट्रोड जिसको हम डिप करते हैं, रॉड होती है ना, जो एक्ट करती है तो टर्मिनल, यानी जिससे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, है ना, वो सॉल्यूशन में डिप होती है। यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है और ZnSO4 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। एंड दूसरी तरफ दूसरे कंटेनर में या दूसरे हाफ सेल में, ठीक है, अब ये पूरा का पूरा सेल है तो एक ही हाफ ये है फर्स्ट हाफ और ये सेकंड हाफ है, इसको हम हाफ सेल भी बोलते हैं। और दूसरी तरफ क्या था, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था जिसमें कॉपर इलेक्ट्रोड डाली थी, ठीक है। तो कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोड। अब होता क्या है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्या है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, देखो जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। तो जिंक क्या करेगा, जिंक जो है, जिंक के मॉलिक्यूल, अब देखो सल्फेट अगर हम देखें, सल्फेट नेगेटिव आयन होता है, इसकी वैलेंसी होती है -2, जिंक पॉजिटिव होता है मेटल तो इसकी होती है +2, है ना।
अब जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो कोशिश करेगा कि जो SO4 सोल्यूशन है, सल्फेट सोल्यूशन के अंदर, उसमें जाके वो उससे रिएक्शन कर ले, है ना। क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन करने के लिए वो करेगा अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वो लीव करते हुए सोल्यूशन में हो जाएगा, Zn2+ बन के सोल्यूशन में आ गया और पीछे इलेक्ट्रॉन अपने उसने 2 लीव कर दिए। यानी बेसिकली इस तरफ देखिए हम, तो जिंक क्या कर रहे हैं, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा रहे हैं, ऐसे देख सकते हैं। जिंक 2 इलेक्ट्रॉन दिया और क्या बना दिया, Zn2+। ठीक है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन देखिए Zn2+ बन रहा है। अब उसकी रिएक्शन बाद में देखेंगे। बेसिकली यहाँ पे वो क्या है, जिंक ने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, +2, उसके आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन उसने लीव कर दिया इलेक्ट्रॉन पे और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ऑन द अदर हैंड, कॉपर क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन देखो एक्सेप्ट करना पसंद करेगा बिकॉज वो कम रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू जिंक, तो इलेक्ट्रॉन देख के इलेक्ट्रॉन की तरफ अटैक करेगा। अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है जिसमें Cu2+ है और SO4 2- है। ठीक है, अब होता क्या है, अगर इस टर्मिनल को हम कनेक्ट कर दें यहाँ से बल्ब के थ्रू, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा या कोई भी चीज फ्लो करती है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेगा ना, पानी की टंकी है, ठीक है, पानी की टंकी है 2, ठीक है, एक तरफ पानी पूरा भरा हुआ है, एक तरफ पानी खाली है, तो पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। इन सिमिलर वे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो इलेक्ट्रॉन देखो फ्लो कर रहे हैं हायर से लोअर। अब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन आ गया है बहुत सारे। अब कॉपर जो है, कॉपर यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा, Cu। अब कॉपर ने क्या, कॉपर 2+, देखो यहाँ पे कॉपर 2+ था, ये अटैक कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रॉन्स पे, तो क्या बना रहे हैं, कॉपर। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे कॉपर जब होंगे तो डिपॉजिट हो जाएगा कॉपर, यहाँ पे अटैक करेगा तो धीरे धीरे कॉपर क्या है, इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव चार्ज धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यहाँ पे क्या आ गया, अल्टीमेटली पॉजिटिव चार्ज। समझ में, यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और यहाँ से अगर हम देखें तो करंट फ्लो करेगी, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव में, और करंट कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे जिंक की, तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं बिकॉज वो ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं बिकॉज वो कम रिएक्टिव है ना। और ये प्रोसेस चलते रहेगा बहुत टाइम तक, जब तक क्या ना हो जाए, जब तक इतने इलेक्ट्रॉन ना ट्रांसफर हो जाए कि यहाँ पे और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर ना कर पाए। ऐसा क्यों होगा, देखो अब मान लो ऐसे इलेक्ट्रॉन है और वो जानने की कोशिश करेंगे, तो जिंक है, अब जिंक धीरे धीरे क्या होगा, सोल्यूशन में बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे जिंक इलेक्ट्रॉन से निकल, इलेक्ट्रॉन लीव करते हुए पीछे से यहाँ पे सोल्यूशन में आएगा, तो यहाँ पे जिंक बहुत ज़्यादा बन जाएगा सोल्यूशन में, प्लस चार्ज जब ज़्यादा हो जाएगा इस सोल्यूशन में, तो इलेक्ट्रॉन जो है उनको फर्दर जाने नहीं देगा। जैसे मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, ठीक है, अभी जाएंगे यहाँ से फर्दर, तो यहाँ पे जिंक, अब क्योंकि बहुत ज़्यादा जिंक आयंस हो गए हैं सोल्यूशन में, तो अब वो क्या है, अब वो जाने नहीं देंगे बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अब वो जा नहीं पा रहे बिकॉज पॉजिटिव चार्ज अब उनको अट्रैक्ट करके रोक रहे, अब जिंक जाके इलेक्ट्रॉन वापस अपना दे जाए। ठीक है, और सिमिलर वे में यहाँ से कॉपर जब चले जाएगा इलेक्ट्रॉन में, कॉपर खत्म होते जाएगा धीरे धीरे, यहाँ पे सोल्यूशन में सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, है ना, सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। देखो अगर यहाँ पे कॉपर जो है, कॉपर सल्फेट था, कॉपर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को चक्कर में इलेक्ट्रॉन भाग गया और वहाँ पे जमा हो गया, यहाँ पे सोल्यूशन में सिर्फ क्या बचा, कॉपर चला गया, सल्फेट बचा। अब वो कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, SO4 2-, है ना, तो SO4 2- बहुत ज़्यादा हो गया। अब यहाँ नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे इस सोल्यूशन में, जब नेगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को आने भी नहीं देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो उसको आने नहीं देंगे बिकॉज नेगेटिव रिपेल करेंगे। तो फिर इसी बात क्या होगा, कुछ टाइम बाद जाके ये रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। ठीक है, फिर अब इस रिएक्शन को अगर हमको फिर वापस से कंटिन्यू कराना है तो हमको यहाँ पे इन दोनों को चार्जेस को खत्म करना पड़ेगा। अब वो खत्म कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज। अब हम क्या करते हैं, इसी में सॉल्ट ब्रिज लगा देते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है और इस पे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिखें, डैनियल सेल का डैनियल सेल की कहानी देखें वापस से, तो डैनियल सेल क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या तो गैल्वेनिक सेल। ठीक है, डैनियल ने इसको डिजाइन किया था, जिसमें उन्होंने क्या किया था, जिंक इलेक्ट्रॉन को डिप किया था जिंक सल्फेट सोल्यूशन में और कॉपर इलेक्ट्रॉन डिप किया था कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ठीक है, तो ये थ्योरी है पूरा, वो तो आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रॉन को या तो आपको बुक में लिखा भी है, मिल भी जाएगा, ऑनलाइन बहुत सारे नोट्स अवेलेबल है जिसमें को इजीली मिल जाएगा, से हम समझा रहे हैं आपको क्या क्या होता है। तो जिंक जो है, जिंक इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन देता है और कॉपर उसको एक्सेप्ट करता है। जिंक कहाँ होता है, जिंक इलेक्ट्रॉन जिंक सल्फेट सोल्यूशन में होता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में होता है। जिंक बीइंग हाईली रिएक्टिव, जिंक बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देता है। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कोई भी मेटल, तो हम बोलते हैं वो रिएक्शन ऑक्सीडेशन है, जहां पे इलेक्ट्रॉन का
एक्सेप्टेंस होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं वो रिडक्शन है। ठीक है, तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। तो यहाँ पे जिंक क्या कर रहे हैं, जिंक देखो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके Zn2+ बन रहा है। देखो पहले जिंक क्या था, पहले जिंक था, नो चार्ज था, 0 चार्ज था। अब वो क्या बन गया, +2 चार्ज बन गया। +2 यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव। जब कोई इलेक्ट्रॉन को दे देगा, नेगेटिव चार्ज दे देगा, तो क्या बन जाएगा, खुद पॉजिटिव। तो जिंक क्या बन गया, पॉजिटिव, यानी वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। देखिए यहाँ पे देख भी सकते हैं इलेक्ट्रॉन वो दे रहा था। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या हो रहा है, वो ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, और कॉपर इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और कॉपर का रिडक्शन होता है। जिंक काफी इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेंगे, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, यानी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से देखो, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है यानी बिजली जैसे मतलब बल्ब जल रहा है। तो देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है बिटवीन जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट, यानी जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में, जिंक और जिंक सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के बीच में रिएक्शन की वजह से क्या होता है, करंट डेवलप हो रही है। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज दैट डिवाइस दैट डेवलप या प्रोड्यूस करंट बाय परफॉर्मिंग केमिकल रिएक्शन। तो देखो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे हमको करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। तो देखो एक्जैक्टली वही है जो हमने बात किया था। तो यहाँ पे होता क्या है, हमने बता दिया आपको कि यहाँ पे फर्दर क्या होगा, जिंक ट्रांसफर कर जाएगा और कॉपर सोल्यूशन से आते रहेगा और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन में डिपॉजिट होता रहेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लेते रहते, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की वजह से हमको करंट मिलती है, मगर वो बहुत ज़्यादा टाइम तक रहेगी नहीं, है ना। तो उसको कंटिन्यू रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज इंट्रोड्यूस करते हैं, और इसी भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनता है सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, बाकी जो कहानी तो बता दी हमने, उसको चाहो तो आप देख के लिख भी सकते हो। ठीक है, मेन जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे वो है सॉल्ट ब्रिज का। ठीक है, इस पे क्वेश्चन अक्सर बनते भी है, सॉल्ट ब्रिज पे क्वेश्चन बनते हैं। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, एक्चुअली सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, एक ग्लास ट्यूब होती है, एक ग्लास की ट्यूब होती है जिसके अंदर हम डालते हैं, इट इज इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब filled with salt and अगर पेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड होती है, इलेक्ट्रोड कैसे होती है, ग्लास की बनी होती है ना, जिसमें क्या होता है, जिसके अंदर होता है सॉल्ट। सॉल्ट जैसे होता है KCl NaCl, है ना, आयन यानी मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन, Na मेटल Cl कोई नॉन मेटल, यहाँ पे Na+ होगा और Cl- होगा, यही होता है ना सॉल्ट। तो इसमें अंदर सॉल्ट होता है, और एक और चीज होती है अगर सोल्यूशन या अगर पेस्ट। अगर पेस्ट क्या होता है, ये थोड़ा सा मतलब जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब जैसे अगर मान लो हम लिक्विड डालेंगे इसके अंदर तो लिक्विड स्पिल हो जाएगा, यानी लिक्विड इसमें डालेंगे तो लिक्विड बह के सोल्यूशन में आ जाएगा। ठीक है, सॉलिड डालेंगे तो ये जो आयंस है सोडियम क्लोराइड के, ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि देखो इसके अंदर सॉल्ट मूव भी कर जाए, यानी पोटेशियम प्लस इधर जाना चाहिए, इधर जा सकते हैं, इधर जाना चाहिए, इधर जा सकते हैं, Na+ इधर जाना चाहे तो इधर जा सकते हैं, इधर जाना चाहे इधर जा सकते हैं। क्लोरीन भी सिमिलरली इधर जाएगा, जाना चाहे तो जा सकते हैं, इधर जाना चाहे तो जा सकते हैं, यानी उनकी मोबिलिटी, यानी उनके ट्रांसफर के लिए इजीली ट्रांसफर हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेल लाइक स्ट्रक्चर देते हैं, किसका, अगर का। ठीक है, क्यों, बिकॉज वो इजीली ट्रांसफर कर जाए। अब इजीली ट्रांसफर सॉलिड में करेगा नहीं, सॉलिड में कोई चीज ट्रांसफर कर नहीं पाएगी, सॉलिड तो रोकेगा। अब मान लो अगर हम चाहेंगे सोडियम के आयंस यहाँ से यहाँ मूव करें, सॉलिड में मुश्किल हो जाएगा, लिक्विड में तो इजीली हो जाएगा, मगर लिक्विड क्या होगा, बह जाएगा, सॉल्ट भी बह जाएगा। तो हम चाहते हैं कि सॉल्ट यहीं पे रहे भी और साथ साथ में क्या करें, ये इजीली ट्रांसफर भी हो जाए। उसके लिए हम क्या करते हैं, जेली लाइक सब्सटेंस यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अगर। ठीक है, तो उसका काम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज की फंक्शन क्या होता है, मेन क्वेश्चन जैसे बनता है इस कॉन्सेप्ट से थोड़ा, कि फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज किस लिए यूज होता है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, देखो पहला तो यहाँ पे अभी हमको प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अब अगर हम चाहें तो देखो यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ से देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है, मगर सर्किट पूरा नहीं हो रहा। अगर सर्किट पूरा करने के लिए हम चाहें तो यहाँ से कुछ ऐसा जोड़ दें कि सर्किट पूरा हो जाए। ठीक है, यहाँ सर्किट पूरा करने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, यहाँ से सोल्यूशन है, सोल्यूशन से वापस से यहाँ से देखो और सर्किट पूरा हो गया। देखो सर्किट को पूरा करता है कौन, सॉल्ट ब्रिज। तो क्या क्या फंक्शन है, पहला काम तो होता है इसका टू कंप्लीट द सर्किट, ये सर्किट को पूरा करता है। ठीक है, सर्किट मतलब ये पूरा पूरा जो सेल्स है उसको कंप्लीट करता है। दूसरी चीज क्या करता है, ये देखो इसमें होता क्या है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे इस इधर देखें तो यहाँ पे जिंक Zn2+ के बहुत ज्यादा आयन हो गए थे, जिंक यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गया था ना, क्योंकि जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लीव करते करते नीचे आ रहा था, जिससे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा जम हो गए थे। और यहाँ पे सिमिलरली कॉपर डिपॉजिट होता है, जिसमें सल्फेट आया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गए थे। अब अगर हम देखें यहाँ पे इसके अंदर क्या है, K+Cl- है ना। अब Cl- यहाँ से ट्रांसफर होगा और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे
इस इलेक्ट्रोड में, तो यहाँ Cl माइनस आयंस लेफ्ट साइड में आ जाएंगे सॉल्ट ब्रिज के, और K प्लस आयंस कहाँ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो K प्लस आयन से सल्फेट नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इसको ट्रैक करेगा, और यहाँ से सल्फेट आयन कहाँ चले जाएंगे, K प्लस के पास, एंड सिमिलरली यहाँ से जिंक आयन कहाँ चले जाएंगे, क्लोरीन के पास। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये खींचने लगेगा सॉल्ट ब्रिज में जो प्रेजेंट जो सॉल्ट उनको खींचेगा, तो धीरे धीरे क्या होंगे, कम होते जाएंगे, धीरे धीरे कम हो जाएंगे, एंड सिमिलरली धीरे धीरे सल्फेट आयन भी यहाँ से खत्म होते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज कम होते जाएगा। अब देखो फिर क्या होगा, फिर यहाँ पे फर्दर जितने इलेक्ट्रॉन है वो इजीली जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज रोकने वाला ही नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन रोक रहा था, जिंक के आयंस प्लस चार्ज। अब जिंक आयन तो खत्म हो गए, जहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली जा सकते हैं, और यहाँ पे रोकने वाला कौन सा है, इसको सल्फेट आयन नेगेटिव चार्ज आने नहीं देते, जहाँ से वो भी खत्म हो गए, तो इजीली देखो यहाँ पे फिर मतलब फर्दर इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर हो सकता है। यानी ये क्या कर रहा है, ये न्यूट्रलिटी मेंटेन कर रहा है, ये जो न्यूट्रल है ना, सेल को न्यूट्रल बना रहा है। पहले पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हो गए थे, तो ये क्या है, सेल की न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है। दूसरा क्या है, इट मेंटेन्स सेल न्यूट्रलिटी, यानी सेल को न्यूट्रल बनाता है ना। और तीसरा, इट मेंटेन्स जंक्शन पोटेंशियल, और साथ साथ में जंक्शन पोटेंशियल को भी मेंटेन रखता है। जंक्शन पोटेंशियल देखो यहाँ पे दो जंक्शन है, एक ये दो आपका क्या बोलते हैं जंक्शन, मतलब जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आके मिले। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर ये सॉल्ट ब्रिज की बात करें सॉल्ट ब्रिज की बात करें तो सॉल्ट ब्रिज में क्या है, यहाँ पे आपको देखो पोटेंशियल डेवलप होता है, यहाँ पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप होता है बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पॉजिटिव डेवलप होता। तो यहाँ पे देखो इसने क्या करा, इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, जंक्शन पोटेंशियल को भी साथ साथ में ये मेंटेन करना। तो ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की छोटी सी कहानी। ठीक है, इससे क्वेश्चन सॉल्व पे बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, तो चाहे तो नोट कर सकते हैं, then आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे डैनियल सेल अंडर एक्सटर्नल ईएमएफ। मान लो वाइट सेम डैनियल सेल है, ठीक है, डैनियल सेल था ये, ठीक है, ये डैनियल सेल है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है जिसको हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन में रखा है। ठीक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, एंड यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रोड है जिसको हमने डिप किया है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो देखो अब क्या होगा इसमें, ऐसे सिनेरियो में अगर मान लो हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं अगेन क्या बोलते हैं दोनों इलेक्ट्रोड को, बट आपकी बार क्या है, हमने बाहर से एक एक्सटर्नल अप्लाइड पोटेंशियल दिया, बैटरी लगाई है जो बाहर से इसमें करंट दे रही है। ठीक है, कैसे डायरेक्शन है, इसके पॉजिटिव डायरेक्शन, इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ है, इसका नेगेटिव यहाँ है, इसका पॉजिटिव यहाँ है, इसका नेगेटिव यहाँ है। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि लेट्स से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं जिंक से। अब जिंक क्या है, जिंक रिएक्टिव है, तो यहाँ से जिंक सोल्यूशन में आएगा Zn2+ बन के, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लीव करते रहेगा, है ना। एंड सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो कॉपर सोल्यूशन से SO4 को छोड़ते हुए SO4 को लीव करते हुए यहाँ से आएगा, यहाँ पे डिपॉजिट में लगेगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पतली होती रहेगी क्योंकि जिंक अंदर से जा रहा है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड मोटी होती रहेगी बिकॉज यहाँ पे कॉपर धीरे धीरे डिपॉजिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअली यहाँ पे करंट बह रही है, किधर से किधर, इधर से इधर, है ना, ये करंट है, ये हम बोले पोटेंशियल है, जो ये है सेल का पोटेंशियल। ठीक है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव बीच में कितना पोटेंशियल है। ठीक है, अब हम बाहर से जो पोटेंशियल लगा रहे हैं लेट्स से वो है ई एक्सटर्नल। ठीक है, अब होगा क्या, मान लो अगर बाहर से आने वाला जो करंट है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाहर से जो अप्लाइड पोटेंशियल है वो बड़ा है। जब हम बात करें पहले सेल पोटेंशियल अगर बड़ा होगा एक्सटर्नल पोटेंशियल से तो क्या होगा, देखो सेल में करंट यहाँ से फ्लो कर रही है ना, इसमें करंट यहाँ से आएगी, ये है करंट एक्सटर्नल, ये है करंट सेल की, IC सेल की करंट है, IE एक्सटर्नल करंट है। ठीक है, तो यहाँ से करंट आएगी एंड फिर इसके अपोजिट में करंट आएगी। ठीक है, समझ में, यहाँ से करंट आ रही है इसके अपोजिट में, और यहाँ से ये करंट दूसरी इलेक्ट्रोड से जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे सेल पोटेंशियल ज़्यादा है एक्सटर्नल पोटेंशियल से, यानी सेल की करंट जो है स्ट्रॉन्ग है पोटेंशियल करंट की। अब ये ज़्यादा बड़ी है इसके कंपेयर में, तो सेल कहाँ से कहाँ करंट कहाँ से कहाँ मूव करेगी, सेम डायरेक्शन में, है ना। तो उस टाइम क्या होगा, द करंट will flow from copper electrode to zinc electrode, कॉपर से जिंक की तरफ ही फ्लो करेगी, है ना, करंट कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो करेगी। ठीक है, अगर हम बात करें बाहर से लगाया पोटेंशियल और सेल का पोटेंशियल इक्वल है। ठीक है, यानी बाहर से जो हम करंट भेज दें
उसकी भी वो भी मान लो 2 एम्पेयर की है, अंदर से जो करंट आ रही है वो कितनी है, 2 एम्पेयर करंट है, ठीक है। तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब देखो दोनों करंट सिमिलर अमाउंट की है और अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगी और यहाँ पे कितनी करंट होगी, 0, यानी देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट, इलेक्ट्रॉन या करंट कोई फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। अब मान लो ई सेल जो है सेल पोटेंशियल वो कम है एक्सटर्नल पोटेंशियल से, यानी जो बाहर से करंट आ रही है वो ज़्यादा है, लेट्स से 10 एम्पेयर की, और जो यहाँ से करंट डेवलप हो रही है सेल के अंदर वो कितनी है, 2 एम्पेयर की। तो क्या होगा, तो बाहर वाली करंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देगा उल्टे साइड, जिंक से कॉपर। देखो हम देखते हैं करंट कौन सी ज़्यादा है, बाहर से आने वाली करंट ज़्यादा है, ठीक है। तो चलेगी इसकी बाहर वाली करंट की। अब यहाँ पे करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगी, करंट फ्लो करेगी जिंक से कॉपर में, और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहले फ्लो करते हैं देखो कॉपर से जिंक में, अब उल्टे डायरेक्शन फ्लो करने लगेगा, अब इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगेगा कॉपर से जिंक में, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और करंट कहाँ से फ्लो करेगी, करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ठीक है। तो जिंक से कॉपर फ्लो करेगी, यानी बेसिकली हमने 3 कंडीशन लिया, जहाँ पे हमने बाहर से अप्लाइड पोटेंशियल को पहले छोटा रखा, फिर बराबर रखा, फिर बड़ा किया, फिर देखो ये केसेस दिखने मिले। अब हम बात करें पहले केस में, जब क्या बोलते हैं करंट फ्लो कर रही थी कॉपर से जिंक में, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इस केस में, इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट डायरेक्शन फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इस केस में इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर में फ्लो कर रहा था, ठीक है। तभी क्या था, ये बिहेव करता था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह, देखो कि यहाँ पे रिएक्शन हो रही थी, यहाँ पे कौन ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो वो इलेक्ट्रॉन देगा, वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या है, हमको करंट मिल रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। दूसरे केस में हमने जब दोनों पोटेंशियल को बराबर कर दिया तो इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं कर रहा था, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं कर रहा था, करंट हमको नहीं मिल रही थी। अब तीसरे केस में क्या हुआ, हमने बाहर से लगाया हुआ पोटेंशियल बढ़ा दिया, यानी जो बाहर से करंट हमने दी वो ज्यादा बड़ी थी, तो इलेक्ट्रॉन उल्टे डायरेक्शन फ्लो करने लगा, फ्लो करना चाहिए था जिंक से, जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक से कॉपर में फ्लो करना चाहिए था, मगर वो फ्लो कर रहे हैं कॉपर से जिंक में, यानी यहाँ पे उल्टा हो रहा है। तो जब ऐसा केस होगा तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पे एक्चुअली में हमने जो बाहर से करंट दिया है, यानी एक्सटर्नल एनर्जी जो हमने दिया है उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से रिएक्शन हो रही है। देखो अगर हम यहाँ से सेल बाहर से करंट नहीं देते तो क्या होता, बाहर से करंट नहीं देते तो अगेन जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, तो जिंक इलेक्ट्रॉन देता और कॉपर एक्सेप्ट करता, जिंक से कॉपर की तरफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता, मगर हमने एक्सटर्नल एनर्जी लगाई तो इसकी वजह से क्या हो गया, उल्टा हो गया, कॉपर से जिंक तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर लिया, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, ऐसे मूव करता जिंक से कॉपर, अब मूव कर रहा है कॉपर से जिंक में, यानी कॉपर से अगर जिंक में मूव कर रहे हैं, यानी यहाँ पे रिएक्शन होती नहीं है, अपने से नहीं होती, ये रिएक्शन हम करवा दें, कैसे, एक्सटर्नल एनर्जी देगी। तो जब भी हम एक्सटर्नल एनर्जी देखी कोई रिएक्शन कराते हैं, यानी बाहर से हम बिजली देके रिएक्शन कराते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने करंट दिया, यहाँ पे रिएक्शन हुई थी जिससे करंट मिली थी, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल से, और यहाँ पे हमने करंट दिया बाहर से और रिएक्शन करवाई जबरदस्ती, जो कि रिएक्शन होती नहीं है। हमको पता है कि जिंक कभी भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करता बिकॉज वो ज्यादा रिएक्टिव है, मैं यहाँ पे देखो जिंक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने लगा बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एनर्जी। तो जब भी हम करंट सप्लाई करके कोई रिएक्शन कराते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और यहाँ पे ये एग्जांपल है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, ठीक है। तो बेसिक आइडिया रखना जरूरी है, मतलब छोटे मोटे क्वेश्चन बेसिक्स बन सकते हैं कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो क्या होगा सिनेरियो वगैरह, ठीक है। तो चाहे तो नोट कर सकते हैं, देन फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक्स टर्म्स की जिसको हम फर्दर यूज करते रहेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है अभी जैसे हमने देखा था यहाँ पे रिएक्शन में जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, द गेन सॉरी द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज, कोई भी एलिमेंट कोई भी मेटल अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन क्या होता है, द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय द एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन में गेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। जैसे देखो यहाँ पे इस केस में अगर हम देख रहे थे जिंक जो था वो क्या बन रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था और क्या बन रहा था, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके पॉजिटिव हो रहा था, ठीक है। तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, कॉपर, ठीक है। कॉपर 2 प्लस ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया और क्या बन गया, कॉपर। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे हैं वह जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो ऐसे लिखा सकते हैं इसको, जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन
लूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पैसे भी दिखा सकते हैं, मगर जिंक का क्या देख रहे हैं सिनेरियो, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, वेरस कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उसका रिडक्शन होता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो इलेक्ट्रॉन हमेशा लूज ही करेगा, उसका हमेशा ऑक्सीडेशन ही होगा। तो अगला टर्म जो है वो आता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रेडॉक्स मतलब RE मतलब रिडक्शन, और RED मतलब रिडक्शन, OX मतलब ऑक्सीडेशन, जहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, द गेन, ऐसे लिख सकते हैं, द रिएक्शन इन्वॉल्विंग वन एलिमेंट टू गेन एंड अदर लूजेस द इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी रिएक्शन में जिसमें जैसे यहाँ पे जिंक है, ठीक है, प्लस Cu2 प्लस है, ठीक है। तो यहाँ देखो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, तो जिंक क्या बन गया, Zn2 प्लस, यानी जिंक Zn2 प्लस बना, यानी वो देखो पहले न्यूट्रल था तो क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव कब होगा, जो इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव देगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। और कॉपर देखो यहाँ पे बन गया Cu, बिकॉज कॉपर यहाँ पे पॉजिटिव था, इसने इस इलेक्ट्रॉन को गेन किया, और यहाँ पे क्या बन गया, न्यूट्रल। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन। देखो इसमें दो, एक तरफ जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तरफ कॉपर रिड्यूस हो रहा है, यानी एक तरफ ऑक्सीडेशन और एक तरफ रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो किसी रिएक्शन में, उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अगला है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये सब टर्म्स हम आगे यूज करेंगे, ठीक है, इसलिए समझना जरूरी है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई भी सोल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोड डाले, इलेक्ट्रोड क्या होता है बताया था ये मेटल का रॉड होता है जिसको हम डालते हैं सोल्यूशन में, ये क्या करता है, ये सरफेस प्रोवाइड करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के लिए, मतलब इसी की सरफेस यानी इसी के ऊपर ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ये वो सोल्यूशन होता है जिसके अंदर आयंस होते हैं, जैसे Zn2 प्लस SO4 2 माइनस। तो ये क्या होता है, ये सोल्यूशन होता है जिसमें आयंस होता है और ये सरफेस होता है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे इसकी बात नहीं है, इलेक्ट्रोड है, इसको मैंने डिप किया सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। सिक्स इलेक्ट्रोड, जैसे फॉर एग्जाम्पल जिंक का इलेक्ट्रोड था, अब जिंक क्या कर रहे हैं, जिंक यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन लूज करके यहाँ पे सोल्यूशन में जा रहा है। तो हम देखिए सोल्यूशन के अंदर क्या है, Zn2 प्लस आयंस काफी ज्यादा है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या है, नेगेटिव आयन ज्यादा है ना। तो हम बात करें इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ऑफ जिंक हाफ सेल, यानी जिंक का जो हाफ सेल था, तो उसमें जिंक का जो इलेक्ट्रोड था वो क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल पे है सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में। देखो सोल्यूशन कैसा है, आयंस में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रोड में क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल है विद इलेक्ट्रोलाइट यानी सोल्यूशन। तो हम लिख सकते हैं द पोटेंशियल, ये होता है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है पोटेंशियल किसका, इलेक्ट्रोड का, ऑफ इलेक्ट्रोड विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के साथ कैसा है इसका नेचर, ठीक है। जैसे जिंक की बात करें तो जिंक देखो, जिंक कैसे है, जैसे आप एग्जांपल के लिए सकते हैं, जिंक इज एट नेगेटिव पोटेंशियल। जिंक कैसा है, नेगेटिव पोटेंशियल पे, क्यों, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड देखो, जिंक इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रॉन आता है यानी वो नेगेटिव है, और जिंक का सोल्यूशन कैसे है, पॉजिटिव। तो जिंक इलेक्ट्रोड कैसे है, नेगेटिव है अब उसके अपने सोल्यूशन के कंपैरिजन में, उसका सोल्यूशन पॉजिटिव है और वो नेगेटिव है, यानी जिंक का जो है इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोटेंशियल पे। वही बात करें कॉपर इलेक्ट्रोड की, तो कॉपर में क्या होता था, याद ही होगा आपको, कॉपर में सोल्यूशन में से कॉपर जो है वो मतलब सल्फेट आयन को छोड़ देता, यहाँ पे आके डिपॉजिट हो जाता था, तो वहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाता था। इलेक्ट्रोड क्या होता था, न्यूट्रल, इसमें नेगेटिव चार्ज होते थे, कॉपर आता था उस इलेक्ट्रॉन को ले लेता था, ठीक है। और यहाँ पे सोल्यूशन में क्या हो गया, नेगेटिव। तो देखो कॉपर इलेक्ट्रोड क्या बन गया, पॉजिटिव एज कम्पेयर टू सोल्यूशन, बिकॉज सोल्यूशन में क्या है, नेगेटिव आयन से, कौन, सल्फेट, यहाँ पे कौन है यहाँ न्यूट्रल, जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको कॉपर अटैक कर रहे हैं और न्यूट्रल हो जा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम बात करें यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है कॉपर का वो कैसा है, वो पॉजिटिव पोटेंशियल पे है अपने सोल्यूशन के कंपेयर में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल कैसा है एज कम्पेयर टू द सोल्यूशन, यानी इलेक्ट्रोलाइट के कंपेरिजन में इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या है। अब बात करें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, यानी भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब स्टैंडर्ड कंडीशन क्या सकती है, यानी कॉन्सेंट्रेशन जो होगा सोल्यूशन का, कॉन्सेंट्रेशन मस्ट बी यूनिटी, कॉन्सेंट्रेशन कैसे होना चाहिए, 1, यानी कितना मोल का सोल्यूशन होगा वो 1 मोल का सोल्यूशन होना चाहिए, 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन, ठीक है। सो कॉन्सेंट्रेशन कैसे होनी चाहिए, 1 मोल
सोल्यूशन की। टेम्परेचर कितना होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर कितना होना चाहिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे तो उसमें क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। कैसे होगा, हमको पता है टेम्परेचर बढ़ाने से, लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन में भी फर्क आता है। यानी रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन तेज होगी या तो कम होगी साथ साथ में इसमें फर्क आता है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब मान लो जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करने के चांसेस ज़्यादा है। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो एटम्स हैं, एटम्स को क्या होगा एनर्जी मिलेगी। जब एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकल जाएगा तो उस टाइम पोटेंशियल क्या हो जाएगा ज़्यादा या कम जो भी हो बहरहाल, इससे भी हम लोग बात नहीं करेंगे। मेन मकसद ये है कि टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ाने से आपका इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल चेंज होगा। तो हम बोल रहे हैं कि हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी किस टाइप पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालें। मान लो अगर हम गए यहाँ से लेट्स से किसी कंट्री में जहाँ बहुत ठंडी है जैसे ग्रीनलैंड, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है -29 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस, और हम गए सहारा डेजर्ट, वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला वही सेम सेल का, तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है लेट्स से 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं हुई, जैसे रिएक्शन में फर्क आएगा, कहीं रिएक्शन तेज होगी कहीं रिएक्शन कम होगी। लेट्स से आप सहारा डेजर्ट पे वहाँ पानी है, गर्म है, पानी में आप चीनी मिलाएंगे या नमक मिलाएंगे इजीली घुल जाएगा। अब वहीं पे अगर आप ठंडे पानी में जाके बर्फ तो ऑलरेडी जमा है उसमें कुछ चीज़ मिलाएंगे तो इजीली नहीं मिलेगा, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन में और साथ साथ में रिएक्शन में भी बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है टेम्परेचर चेंज होने से। तो हम कहाँ पे रिएक्शन कर रहे हैं, हर जगह रिएक्शन करेंगे तो हमारे सेल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह अलग अलग आई है। ठीक है, तो हमारे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू हर जगह अलग अलग आई है। तो इसके लिए हमने क्या, इसके लिए हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया, प्रेशर को फिक्स कर दिया और कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स कर दिया, है ना, कि कितना आयन डलना चाहिए। जब ये तीनों चीज फिक्स हो जाए और उस पर हम इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल निकाले तो उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। ठीक है, समझ में। तो इसके बाद बात करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ई नॉट से। ठीक है, स्टैंडर्ड जब भी आएगा तो नॉट लग जाएगा। ठीक है, इसे आता है सेल पोटेंशियल। अब सेल पोटेंशियल क्या होता है, सेल पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं ई सेल से, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम डिनोट करेंगे ई नॉट सेल से, ई सेल नॉट से, यहाँ पे नॉट लग जाएगा। ठीक है, बस वही सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वैसे सेल पोटेंशियल को एट स्टैंडर्ड कंडीशन हम बोलेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो क्या होता है ये, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ the galvanic cell when no current is drawn from it, measured in कोई भी पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल हो, स्टैंडर्ड पोटेंशियल हो, सेल पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल हो, जो भी पोटेंशियल हो, पोटेंशियल की यूनिट क्या होगी वोल्ट। इसको हम किस में नापेंगे वोल्ट में। इसको हम ईएमएफ ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल या तो सेल पोटेंशियल क्या होता है, ये जब हम दो इलेक्ट्रॉड, हमने सेल लिया है अगर मान लो, उसमें जो दो इलेक्ट्रॉड है, सेल की जो दोनों इलेक्ट्रॉड है उसके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, दोनों मतलब जो सेल्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉड के बीच में कितना सेल पोटेंशियल है, उसी को क्या बोलते हैं सेल पोटेंशियल बोलते हैं। यानी गैल्वेनिक सेल या जो भी सेल है डायनेमिक सेल, उसकी दोनों इलेक्ट्रॉड के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो उसी को हम क्या बताएंगे, उसी को हम बोलेंगे सेल पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम ईएमएफ बोलते हैं। अब इसी बात आती है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम सेल की, तो इसी को थोड़ा सा मिटा के देख लेते हैं। सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायनेमिक सेल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल, डैनियल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे ये डैनियल सेल है, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड है ZnSO4 सोल्यूशन में, ये है कॉपर के इलेक्ट्रोड CuSO4 सोल्यूशन में। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड ZnSO4 सोल्यूशन में, कॉपर के इलेक्ट्रोड CuSO4 सोल्यूशन में। तो यहाँ पे अगर इसको रिप्रेजेंट करना है क्या बोलते हैं इसको सेल को, तो हम कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम पहले बताएंगे इलेक्ट्रोड कौन सा ये सेल है, हाफ सेल। हाफ सेल दो सेल्स होते हैं, उसको हम अलग करते हैं यूजिंग डबल लाइन। ठीक है, इसको हम डबल लाइन से अलग कर देंगे, यानी यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज जो होता है ना, सॉल्ट ब्रिज अलग करता है दोनों सेल को। तो एक तरफ क्या है ऑक्सीडेशन हाफ, एक तरफ रिडक्शन हाफ। तो ऑक्सीडेशन हाफ को कैसे दिखाएंगे, देखो ऑक्सीडेशन होता है जिंक का। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जहाँ पे क्या हो मतलब जिंक जो है इलेक्ट्रॉन दे दे, तो Zn से क्या बन जाएगा Zn2+। कॉपर के केस में क्या होता है, ये Cu2+ से बनता है, कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करता है। ठीक है, देखो जिंक क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो जिंक से क्या बन रहा होगा Zn2+ जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। कॉपर के केस में क्या होता है, कॉपर 2+ सोल्यूशन में होता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो क्या बन जाता है कॉपर। तो देखो यहाँ पे जिंक केस में क्या हो रहा है,
जिंक पहले जो जिंक था उसके क्या बन रहा है Zn2+, यानी जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर के केस में Cu2+ से क्या बन रहा है Cu, तो इसका क्या हो रहा है रिडक्शन। पहले हम दिखाएंगे ऑक्सीडेशन हाफ, फिर डबल लाइन, उसके बाद फिर रिडक्शन हाफ, ठीक है। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन। कभी कोई भी सेल को रिप्रेजेंट करना है, जैसे मान लो अगर सेल चेंज कर दिया है, कोई दूसरा सेल दे दिया है, लेट्स से यही सेल है, इसमें हमको सोल्यूशन चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे आपके पास यहाँ पे कॉपर रख दिया है, इसमें कॉपर सोल्यूशन है, और सॉरी कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में, यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रोड है सिल्वर सल्फेट सोल्यूशन में, ठीक है। कोई भी सोल्यूशन हो, बेसिकली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब इसी बीच में पोटेंशियल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको, देखो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी वही सेम रहेगा। पहले जिसको ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लिखेंगे, या ऑक्सीडेशन किसका होगा, कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर आपको रिएक्टिविटी याद होगा, सबसे पहले आता है पोटेशियम सोडियम, याद होगा पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम जिंक आयरन लेड कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है सिल्वर की और कॉपर की। तो देखो सिल्वर काफी कम रिएक्टिव है, कॉपर से कंपेयर में ज्यादा रिएक्टिव है, तो कॉपर ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कॉपर इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर देगा। जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, इसलिए कॉपर की कंपेयर में तो जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा था। यहाँ कॉपर ज्यादा रिएक्टिव हो गया सिल्वर के तो कंपेरिजन में, तो यहाँ पे कॉपर इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे देखो कॉपर जब इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा Cu से Cu2+, और सिल्वर क्या बनेगा, सिल्वर की एक ही वैलेंसी होती है, तो क्या बनेगा सिल्वर इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बनेगा Ag, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैसे प्रेजेंट करेंगे, कॉपर से Cu2+, डबल सिल्वर से सिल्वर, ठीक है। तो जैसी रिएक्शन होती है वैसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, ऑक्सीडेशन लिखेंगे, रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन देगा पॉजिटिव हो जाएगा, और जिसका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल हो जाएगा। देखो सब केस में तो ये होता है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, ठीक है। तो ये था आज का बेसिक आइडिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में, थोड़ा बेसिक चीजें में जानी। कल हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन के बारे में कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है, और थोड़ा बहुत कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टिविटी रेजिस्टिविटी ये सब देखनी है, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।